नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 भूगोल 2026 की डेस्क वर्क देखने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको भूगोल विषय का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यूट्यूब चैनल का नाम है आर के स्टडी पॉइंट। तो मैंने भी वहीं से लिया है ये पीडीएफ है, तो आप भी वहां जाकर ले सकते हो। इस चैनल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आर के स्टडी पॉइंट, ये सर्च कर देना और आप वहां से ले सकते हो बिल्कुल फ्री में उनकी वीडियो देखकर। तो आज हम मॉडल पेपर 1 को विद सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें चाहे से कोई किसी भी कैटेगरी के क्वेश्चन हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आप देख सकते हो। अब देखो, हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 1 का विद सॉल्यूशन। अब आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, जो संजीव डेस्क वर्क में जो परिभाषा है उसके अलावा मैं आपको परिभाषा बताऊंगा जो याद करने के लिए बिल्कुल ईजी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका मॉडल पेपर 1 है, कक्षा 12 भूगोल विषय है, और इसमें पूर्णांक हो गए 56, यानी 56 नंबर का पेपर होगा ये। और 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे आपको। कुछ निर्देश दे रखे हैं आपके लिए। अब देखो, खंड ए है आपका। तो खंड ए, तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। 1 से और 18 प्रश्न होंगे, 1 से 18 प्रश्न होंगे। और यदि आपको केवल पास होना है इस विषय में, तो केवल 18 नंबर पाकर या पास हो सकते हो बिल्कुल आसानी से। और आपको बिल्कुल परसेंटेज बनानी है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। और चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, तो आपका पहला प्रश्न है इसमें, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देखो, तो मानव अस्थिर अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील जो मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो ये तो किसका है? सैंपल का। अब देखो, आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। अब देखो, इसमें संसाधन भूगोल भी आर्थिक भूगोल में आता है, पर्यटन भूगोल भी आर्थिक भूगोल में आता है, और कृषि भूगोल भी आर्थिक भूगोल में आता है। लेकिन जो व्यवहारवादी भूगोल है, ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। ये किस में आता है? ये 1970 के दशक में जो नवीन विचारधाराएं आई थी, कल्याणपरक और आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, व्यवहारवादी भूगोल। यानी ये मानव भूगोल की आर्थिक शाखा नहीं है। आपका अगला प्रश्न पांचवा है कि मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्तर स्कोर होता है। तो जो मानव विकास है वो 0 से 1 के बीच मापा जाता है। तो अधिकतम स्कोर कितना होता है इसका? 1। और न्यूनतम स्कोर कितना होता है? 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 1। ये आपका सही उत्तर रहेगा 1। अब आपका अगला प्रश्न है कि, 1 मिनट रुको, इसको साफ कर देता हूं मैं पहले। हाँ, अब आपका अगला प्रश्न है कि चाय, कॉफी और कोको किस प्रकार की कृषि है। अब देखो, ये किस प्रकार की कृषि है? तो मिश्रित कृषि नहीं है, भूमध्य सागरीय कृषि भी नहीं है, डेयरी कृषि भी नहीं है। ये किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि है। ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा रोपण कृषि। अब देखो, आपका अगला प्रश्न है कि कैंटरबरी के मैदान स्थित होते हैं, यानी कैंटरबरी के मैदान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड में। लेकिन ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं वैसे, लेकिन इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अब देखो, आपका अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न आपका अगला, कि तृतीय क्रिया से संबंधित है। तृतीय क्रिया से संबंधित है। तो अब देखो, इसमें तृतीय क्रिया देखते हैं। तो किसान होता है, ये किस में आता है? प्राथमिक क्रिया के अंदर। मजदूर भी प्राथमिक में आते हैं, मछुआरे भी किस में आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं ये भी। लेकिन जो अध्यापक होता है वो सेवा क्षेत्र से रिलेटेड होता है, और सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीय क्रियाकलाप में। तृतीय क्रियाकलाप में आता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जो प्राथमिक कनाडा की आर्थिक धमनी, कनाडा की आर्थिक धमनी रेल मार्ग है। अब देखो, कनाडा की आर्थिक धमनी का जो रेल मार्ग है, ये कौन सा है आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पार कैनेडियन रेल मार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है पार कैनेडियन रेल मार्ग। अब आपका अगला प्रश्न है कि पनामा नहर में कुल कितने जलबंधक तंत्र है। अब देखो, पनामा नहर का पूछा है। तो पनामा नहर में कुल कितने जलबंधक है? तो इसमें कुल 6 जलबंधक है। और जो स्वेज नहर है उसमें कितने जलबंधक है? उसमें एक भी जलबंधक नहीं है। पनामा नहर किस देश में स्थित है? तो पनामा नहर पनामा देश में स्थित है। और जो स्वेज नहर है वो मिस्र देश में स्थित है। अब देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। तो इस 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो, अगला प्रश्न देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु तो किस प्रकार का अभियान है, यानी कि किस प्रकार का अभियान है, ऐसे पूछा जा रहा है इसमें। तो ये किस प्रकार का अभियान है? एक सामाजिक अभियान है, यानी समाज से रिलेटेड। अब देखो, अगला प्रश्न है आपका
कि एक मध्यकालीन नगर है, यानी मध्यकालीन नगर कौन सा है, इनमें से मध्यकालीन नगर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखो सूरत नहीं है, पटना भी नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आगरा। आगरा एक क्या है, मध्यकालीन नगर है। और दिल्ली भी एक मध्यकालीन नगर है। अब आपका 15वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हुबली में, हुबली में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है कि सदिया धुबरी विस्तान भारत का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सी है, ये आपका 16वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ब, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अब देखो अगला प्रश्न है कि लामा पशु कहाँ पाले जाते हैं। तो लामा पशु कहाँ पाले जाते हैं, तो ये पाले जाते हैं तिब्बत में, तिब्बत में पाले जाते हैं। अब देखो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अम्ल वर्षा संबंधित है। अब अम्ल वर्षा किससे संबंधित होती है, तो ये संबंधित होती है वायु प्रदूषण से, यानी वायु के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है या वायु प्रदूषण के कारण। अब आप यहाँ देख सकते हो इन सभी के उत्तर। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो ये किस प्रकार का अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन। और ये किस भूगोलवेता की जो परिभाषा है, तो ये रेट जेल की। प्रवासी, आपका दूसरा प्रश्न है प्रवासी जो किसी एक नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। अब देखो अप्रवासी और उत्प्रवासी क्या होते हैं। अब देखो जैसे कि एक व्यक्ति है, अब जैसे भारत का व्यक्ति है, तो भारत का व्यक्ति यदि अमेरिका में जाता है, तो जो अमेरिका वाले लोगों के लिए क्या रहेगा, अप्रवासी रहेगा। और जहां से ये जा रहा है, तो इन लोगों के लिए क्या क्या रहेगा, ये रहेगा उत्प्रवासी। तो ये इस प्रकार से होता है। अब देखो आपका अगला प्रश्न है, पहले इसको मैं साफ कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो अगला प्रश्न है कि मानव विकास का विचार भी समता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर क्या कर आश्रित है। तो ये सतत पोषणीयता आएगा इस रिक्त स्थान में। तो मतलब कि ये क्या है कि मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ क्या है, गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन होता है। और वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। कॉफी के बागान जिन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कहाँ कहा जाता है, ब्राजील में कॉफी के बागानों क्या कहा जाता है, फेजेंडा। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, तब किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तब किया जाता है कूप की खनन विधि का प्रयोग। और जब अत्यधिक ऊपर ही होता है, केवल ज्यादा गहराई में नहीं होता, तब धरातलीय खनन का उपयोग होता है। अब देखो किसके बाद, 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आश्रित नगरों का जन्म हुआ। आश्रित नगरों का जन्म कब हुआ, 1850। अब आपका अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़ी। तो नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़ी, तो यहां दे रखा है 11 गुना। कितने गुना बढ़ी, 11 गुना नगरीय जनसंख्या बढ़ी। अब आपका अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है। तो शहरों को बढ़ावा देना, यानी शहरों को बढ़ावा देना। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एनएचआई का प्रचालन 1995 में हुआ था। तो कब हुआ, 1995 में। और 1995 में एक और काम हुआ था, डब्ल्यूटीओ का गठन भी हुआ था। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, यानी जीएटीटी को किसमें रूपांतरित किया गया, डब्ल्यूटीओ में रूपांतरित किया गया। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि अति लघुरात्मक प्रश्न है ये। इसमें पहला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से। तो इसमें हो गया जन्म मृत्यु और प्रवास, यानी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है, 3 घटक है। अब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो जन्म दर क्या है कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो मृत्यु दर इसी प्रकार, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। बस केवल इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। अब अगला है कि प्रवास। प्रवास क्या है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, यानी एक व्यक्ति जाए या फिर बहुत सारे व्यक्ति जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि कल्याण उपागम को समझाइए। कल्याण उपागम, अब देखो कल्याण उपागम में दे रखा है कल्याण उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर सरकारी खर्चे को दर्शाता है। अब खर्चे की जगह आपको व्यय भी आ सकता है, बहुत सी जगह व्यय भी आता है, व्यय का मतलब भी खर्चा ही होता है, तो खर्चे को दर्शाता है, यानी सामाजिक कल्याण को। कल्याण उपागम की परिभाषा आप यहां भी देख सकते हो, बिल्कुल दे रखी है। अब आपका अगला प्रश्न है कि ट्रक कृषि को स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी देखते हैं।
ट्रक कृषि नगरीय केंद्रों के आसपास के लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सब्जियां उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। अब देखो नगरीय केंद्र होते हैं, नगरीय क्षेत्र जहां पर क्या है जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, तो बाहर से यदि सब्जी मंगाई जाएगी तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा, मतलब कि लागत ज्यादा आएगी। इसलिए क्या किया जाता है कि नगरीय क्षेत्रों के आसपास ही क्या कर लिया जाता है, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और इसका उत्पादन ट्रकों के द्वारा इस सब्जियों को लाया जाता है, तो इसे ट्रक कृषि कहा जाता है। ट्रक कृषि की परिभाषा आप यहाँ भी देख सकते हो। अब आपका अगला प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है। स्वच्छंद उद्योग, तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, यानी जहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है वहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। स्वच्छंद उद्योग में बाजार तथा परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे कि चमड़ा उद्योग हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है पांचवा की कायिक घनत्व किसे कहते हैं। तो कायिक घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य, यानी कि उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो ये दर्शाता है। तो इसका जो घनत्व कैसे निकाला जाता है कि क्षेत्र की कुल जनसंख्या और निवल कृषित क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है कि प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले परिवारों की संख्या और नाम का उल्लेख कीजिए, यानी कि आपका ये वाला प्रश्न है। तो जो ऑस्ट्रिक है, इसकी जो इस ऑस्ट्रिक को निषाद परिवार भी कहा जाता है, तो इसका जो प्रतिशत है वो 1.38% है। उसी प्रकार द्रविड़ गाय ये 20%, चीनी तिब्बती भाषा परिवार से 0.85 यानी 1% भी नहीं है। और जो भारतीय यूरोपीय आर्य ये कितने प्रतिशत, 73% भाषा वाले लोग हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि कृषि किसे कहा जाता है। आर्द्र भूमि कृषि, अब देखो देखते हैं इसको कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहलाती है, यानी आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। इसमें अधिक जल ग्रहण करने वाली फसलें उगाई जाती है। मतलब जो आर्द्र भूमि कृषि कौन सी होती है, जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर जो भूमि अत्यधिक गीली, मतलब कि भूमि में अत्यधिक आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। और जहां पर ये नमी पाई जाती है वहां पर इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना क्या है और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अब देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों को जोड़ती है। अब कौन कौन से नगर है, दिल्ली हो गई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। कौन सी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देख लो ये बिल्कुल याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसी प्रकार से उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा है, तो यह क्या होता है कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यानी उत्तर में श्रीनगर को, नीचे दक्षिण में क्या है कन्याकुमारी से जोड़ता है। जैसे भारत है तो भारत में उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में क्या है कन्याकुमारी। और उसी प्रकार से असम राज्य, असम का जो सिलचर है तो उसको किससे जोड़ता है, गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये इन्हें आपस में जोड़ता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कि यमुना नदी में प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। अब देखो घरेलू मल जल, अब देखो घरेलू जो जल होता है मल युक्त, यानी कि जो गटर में जितनी भी गंदगी होती है उसे क्या किया जाता है कि नदियों में बहाया जाता है। किस नदी में, यमुना नदी में। उद्योगों से निकलने वाला कचरा, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को भी किस में डाला जाता है, यमुना नदी के पानी में जाता है, जिससे क्या है यमुना नदी का पानी जो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। कृषि अफवाह, अब देखो अफवाह यानी बहाव, जहां पर कृषि कार्य होता है। अब कृषि कार्य हो रहा है और यहाँ पर क्या है, नदी बह रही है, यमुना नदी बह रही है। तो अब क्या किया जाता है, कृषि कार्य में कीटनाशक दवाइयों का आदि का प्रयोग किया जाता है, हानिकारक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ साथ जो कीटनाशक दवाई से युक्त मिट्टी क्या है कि नदियों में बहकर चली जाती है, जिससे नदी का पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, अब देखो हमारी जो हिंदू धर्म है उसमें क्या किया जाता है कि यमुना को माता माना जाता है, नदियों को क्या माना जाता है, माता माना जाता है। तो इसी प्रकार से वहां पर नहाना धोना आदि गंदगी फैलाई जाती है। तो यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य कारण है। हाँ, तो अब आपका खंड ए पूरा हो चुका है, अब आ चुका है खंड ब। अब देखो इसमें चौथा प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का वर्तमान परिस्थितियों में प्रेक्षण करते हुए टिप्पणी लिखिए। नवनिश्चयवाद विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और ना ही मानव को प्रकृति का दास माना गया है, यानी इसमें किसी को कुछ भी नहीं माना गया, लेकिन ना तो प्रकृति को ऊंचा माना गया ना ही मानव को ऊंचा माना गया। मनुष्य हर प्रकार से प्रकृति को क्षति पहुंचाता है, इसलिए इस विचारधारा में बताया गया है कि रुको और जाओ, विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर, जिससे प्रकृति को क्या नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। अब आपका अगला प्रश्न है कि वृद्धि और विकास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि और विकास को हम देखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो वृद्धि और विकास में अंतर देखें तो वृद्धि मात्रात्मक होती है
और जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब देखो इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। ये मूल्य के निरपेक्ष होता है और ये मूल्य के सापेक्ष होता है विकास। धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। अब देखो वृद्धि में क्या होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हो सकते हैं, यानी प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होते हैं। जो विकास होता है इसमें चिन्ह नहीं होते हैं। विकास का कब पता लगता है, जब क्या होता है कि मूलभूत सुविधाएं जीवन में गुणवत्ता होना जरूरी है। मतलब कि जब मानव के जीवन में क्या होगी, मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी और जीवन में गुणवत्ता आएगी, तो ये क्या होगा, मानव का विकास होगा। अब किसी भी प्रकार से हो सकता है विकास। उदाहरण, अब देखो वृद्धि का उदाहरण देखें तो किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाए, तो इसको क्या हो सकता है कि वृद्धि हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो इसको प्रतिशत में भी मापा जा सकता है वृद्धि। आपका अगला प्रश्न है कि मानव विकास का मापन क्या है, यानी कि मानव विकास को किस प्रकार से मापा जाता है। तो अब देखेंगे हम, अब देखेंगे मानव विकास का मापन। तो मानव के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य व संसाधनों तक पहुंच के आधार पर मापा जाता है। यानी कि मानव का विकास कब होगा, जब उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच होगी, यानी कि उपलब्ध अवसर मिलेंगे इसको मानव को। मानव के विकास को क्या किया जाता है कि 0 से 1 अंक के बीच मापा जाता है। यानी न्यूनतम तो कितना होता है, 0 होता है, और अधिकतम कितना होता है, 1 होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। तो मापने के लिए किया जाता है 1 से अंक। स्वास्थ्य को मापने के लिए क्या किया जाता है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है। अब देखो, जो ये तो जन्म हो गया, और जन्म के बाद कहता है प्रौढ़ साक्षरता दर, यानी कि जो शिक्षा, तो शिक्षा को किस प्रकार से मापा जाता है, कितने वयस्क, यानी कितने जो 18 साल यानी कि जवान व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, संसाधनों तक पहुंच का मूल्यांकन क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। यानी कि समाज में रहकर वह कितनी वस्तुओं का क्रय कर सकता है, और वो कितना, मतलब कि अपनी जो आवश्यकता की चीजें वो अफोर्ड भी कर सकता है या फिर नहीं। आपका अगला प्रश्न है कि पत्रों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किस प्रकार से कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार किस प्रकार से होते हैं। तो पत्रों के द्वारा क्या होता है, यानी बंदरगाह, जहां से माल क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में निर्यात होने के लिए जाता है। तो पत्रों के द्वारा क्या होता है कि एक देश के माल को दूसरे देशों में आयात व निर्यात किया जाता है। अतः यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश द्वार होते हैं। अब देखो, जहां पर बंदरगाह होते हैं यानी पतन, तो वहां पर क्या होता है कि माल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। और जो समुद्र होते हैं, तो समुद्रों से क्या होता है कि नावों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है और आयात और निर्यात होता है। आपका अगला प्रश्न है 8वां कि भारतीय कृषि की अनियमित मानसून पर निर्भरता के बदलते प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं कि किस प्रकार से मानसून पर निर्भर है भारतीय कृषि। हाँ, तो भारतीय कृषि की अनियमित, यानी कि भारत में जो कृषि होती है तो अनियमित मानसून पर निर्भर रहता है। यानी भारतीय की जो कृषि होती है, जो अधिकांश कृषि जो मानसून पर निर्भर रहती है, यानी वर्षा पर निर्भर रहती है। भारत में कृषि का अधिकांश भाग मानसून पर निर्भर रहता है, यानी कब वर्षा होगी और कब हमारा जो फसल है उसका उत्पादन सही होगा। वर्तमान में शुष्क क्षेत्रों में, यानी सूखे क्षेत्रों में नवीन बीजों के विकास, वर्षा जल संग्रहण विधियों को अपनाने से ये निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन आज भी कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी रही है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपके 1.5 नंबर वाले प्रश्न है। इसी प्रकार आपका 9वां प्रश्न है कि संभावित जल समस्या हेतु आप जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किन उपायों का लागू करना चाहेंगे। तो ये 1.5 नंबर वाले प्रश्न है, तो इसके हिसाब से उत्तर लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि जल संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो जल संरक्षण हेतु कानून बनाने चाहिए, यानी कानून बनाने चाहिए सरकार के द्वारा, और कानूनों को फॉलो भी किया जाना चाहिए। जल बचत की नवीन विधियों का उपयोग करें, यानी जल बचत की क्या है कि जो नवीन विधियां है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, यानी कि वो जल की क्या करे, संरक्षण करें, उनको सुरक्षित करे, जल को बचाए। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए, यानी गंदे जल को क्या है शुद्ध बनाना चाहिए और उसका क्या किया जाना चाहिए, पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जल संरक्षण किया जा सकता है। अब आपका 10वां प्रश्न है कि भारत में परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन के वर्तमान में महत्व का उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए, यानी पाइपलाइन के द्वारा क्या क्या परिवहन किया जाता है, अब इसको देखेंगे। भारत में परिवहन के लिए पाइपलाइन का महत्व देखेंगे कि पाइपलाइन द्वारा तरल गैसीय पदार्थों को उबड़ खाबड़ स्थानों पर आसानी से भेजा व लाया जा सकता है। अब देखो, जो तरल गैसीय पदार्थ, पेट्रोलियम जो गैसीय पदार्थ होते हैं, इनको क्या किया जाता है कि जो पाइपलाइन होती है इसके माध्यम से भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इससे क्या होता है, कॉस्ट भी कम आती है, लागत कम आती है। अब देखो इसके फायदे क्या क्या है। प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि प्रदूषण भी नहीं होता है, और हानि भी नहीं होती है। एक और लिख सकते हो, हानि नहीं होती है। अब देखो हानि किस प्रकार से नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो टैंकर ब्लास्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि बड़े स्तर पर लोगों को जान जाती है और जान माल की विशेष स्तर पर हानि होती है। तो समय की बचत होती है और खर्चा कम आता है, और हानि भी नहीं होती है, जान माल की हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार से परिवहन सस्ता होता है। आपका अगला प्रश्न है 11वां कि नमामि गंगे कार्यक्रम की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
यानी कि ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम की आवश्यकता, यानी इसके उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसके द्वारा, केंद्र सरकार ने निम्न उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। तो देखो कि पहला उद्देश्य है कि उद्योगों से होने वाले प्रवाह की निगरानी करना, यानी उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं उनकी निगरानी करना, और जो नदियों का विकास करना, यानी कि नदियों का विकास करना। और तीसरा है कि लोगों को गंगा को साफ रखने के प्रति जागरूक करना, ये इसका विशेष उद्देश्य है। और चौथा है कि नदी के किनारे हरे भरे वृक्ष लगाना, जिससे क्या है कि मृदा का अपरदन कम हो। अब देखो नदियों के किनारे क्या होता है कि मिट्टी क्या होती है, बहकर चली जाती है, जिससे क्या होता है कि जो मृदा अपरदन होता रहता है। लेकिन जो वृक्ष लगा देते हैं तो मृदा को अच्छी तरह से पकड़ लेती है वृक्ष, तो इसलिए मृदा का अपरदन क्या होता है, कम होता है। अब आपका खंड स है कि निर्वाह कृषि को परिभाषित करते हुए प्रकारों का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में दे रखा है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो निर्वाह कृषि को आप देख सकते हो, और कच्चे माल को मैं बता देता हूं, बिल्कुल सरल परिभाषा। अब कच्चे माल के आधारित मैं परिभाषा बता देता हूं, आप इसमें भी देख सकते हो वैसे, लेकिन मैं बता देता हूं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से, यानी किस प्रकार के उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब देखो कृषि आधारित उद्योग, अब देखो कृषि पर निर्भर होते हैं, तो वे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है, जैसे कि चीनी उद्योग हुई। अब चीनी उद्योग में क्या होता है, गन्ने की आवश्यकता होती है, तो गन्ने क्या होते हैं कृषि कार्य से जो किसान जो करते हैं खेती, तो वहां से लाया जाता है। जो चीनी उद्योग हो गया। वस्त्र उद्योग मतलब जो कपास होता है, कपास का उत्पादन में क्या होता है, खेतों में होता है। पेय पदार्थ हो गए, चाय पत्ती जैसे पेय पदार्थ हो गए, मसाले आदि। अब जो खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, तो वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, तांबा लोहा आदि उद्योग होते हैं ऐसे। रसायन आधारित उद्योग, तो वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रसायन पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक उद्योग हो या कृत्रिम रेशे उद्योग आदि। अब देखो वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त सभी महत्वपूर्ण पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कागज उद्योग हो गया, फर्नीचर आदि। यानी वनों से क्या प्राप्त की जाती है, लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, फर्नीचर आदि। अब कच्चे माल पर आधारित पशु आधारित उद्योग हो गया, कि इसमें जानवरों से कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कि चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, दूध उद्योग, मिष्ठान भंडार आदि। मिष्ठान यानी मिठाई की दुकानें आदि पर जो माल बनाया जाता है, ये पशु आधारित उद्योग होते हैं। यानी दूध से क्या बनाया जाता है, दूध हो गया, और जो जानवर की खाल, ये चमड़ी से चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग जो भेड़ बकरियों से ऊन की प्राप्ति होती है। तो ये इस प्रकार के उदाहरण है इसके। अब आपका 13वां प्रश्न है कि गेहूं एवं कपास की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादों को क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में दे रखा है कि जल संपर्क प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। अब देखो इसको उत्तर देखते हैं हम। पहले तो आप गेहूं कपास का देख लीजिए इसमें, और फिर मैं जल संपर्क का आपको बता देता हूं। बिल्कुल इजी आता है ये जल संपर्क प्रबंधन, देख सकते हो आप। वैसे मैं बता देता हूं आपको, ये जल संपर्क प्रबंधन है कि जल संपर्क प्रबंधन काज से धरातलीय व भूमि जल के उचित उपयोग से सरकार द्वारा देश में जल संपर्क प्रबंधन के लिए हरियाली हो गई, नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, अरवारी पारी संसद कार्यक्रम कहाँ चलाया गया, अलवर में चलाया गया, और तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं जल संपर्क प्रबंधन के लिए। तो इसी से जल का भी भावी पीढ़ी के लिए सतत पोषणीय विकास होता रहेगा। तो ये जल संपर्क प्रबंधन है, आप इसकी परिभाषा बिल्कुल आसानी से देख सकते हो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। अब आपका 14 नंबर प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करते हुए इसको बढ़ावा देने वाले उपायों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। यानी सतत पोषणीय विकास क्या है और इसको बढ़ावा किस प्रकार से दिया जा सकता है सतत पोषणीय विकास को। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए या फिर अध्ययन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको, पहले आप इसमें देख लीजिए। और ये प्रश्न आपका कितने नंबर का है, तो ये प्रश्न आपका 3 नंबर का प्रश्न है, और आपको 100 वर्ड में लिखना होता है ये। तो आप इसमें पहले देख लीजिए, फिर मैं बता देता हूं आपको, और फिर इसके बाद खंड द आ जाएगा। अब सतत पोषणीय विकास वाला जो प्रश्न आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जो संसाधन है उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी में इन संसाधनों का भली भांति उपयोग कर सके। तो ये आपका ये हो जाएगा सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधनों का, पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए कि जो आने वाली पीढ़ियां है वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। तो इसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अब देखो सतत पोषणीय विकास को बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सके। तो जल संरक्षण के प्रति क्या होना चाहिए, कठोर नीति अपनानी चाहिए, और जो कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, और बहते जल को क्या करना चाहिए, बहते जल को प्रदूषित करने से रोकना चाहिए। चौथा है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, और जो लवणीय भूमि है उसमें सुधार किया जाए, यानी कि जो खारी भूमि है, मतलब कि जहाँ का जो लवणीय भूमि है उसमें सुधार किया जाना चाहिए आधुनिक तकनीक के
द्वारा, जिससे क्या है कि उसको कृषि योग्य बनाया जा सके। और जो जिन क्षेत्रों में जो खनन चल रहा है, खनन को रोकना चाहिए। इस प्रकार से ये आपके उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रश्न के नीचे है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। तो इसी प्रश्न के नीचे था, इस प्रश्न के उत्तर के नीचे बिल्कुल। तो सूखा ये अथवा में है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई, यानी कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो 2024 में पूछा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य 2025 में पूछा गया था ये मेरे हिसाब से। सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना प्रारंभ में। इसमें क्या है कि अधिक श्रमिकों वाले कार्य पर बल दिया गया, यानी कि इसमें क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें क्या किया कि रोजगार को उपलब्ध किया गया सूखा संभावित क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें अधिक श्रमिकों वाले कार्य पर बल दिया गया, यानी ऐसे काम करवाए गए जिसमें क्या है कि अधिक श्रमिकों की, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। परंतु पांचवी पंचवर्षीय योजना तक इसमें सिंचाई परियोजनाएं, भूमि विकास कार्यक्रम तथा पर्यावरण को लाभ प्राप्त करने के लिए इस पर विशेष बल दिया गया। तो ये आपके सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल ये आपको दे रखा है। सड़क परिवहन तृतीय क्रियाकलापों का आर्थिक भूमिका संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए और सड़क परिवहन व रेल मार्ग की तुलना विश्लेषण कीजिए। तो सड़क परिवहन और रेल मार्ग की अंतर देखते हैं। आप ये देख सकते हैं इसका उत्तर। अब देखो सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन का विकास क्या हुआ कि विकास देशों में, यानी कि विकास देशों में प्राचीन समय से हो रहा है। यानी सड़क परिवहन का विकास क्या हो रहा है कि देशों में प्राचीन समय से हो रहा है। पहिए के आविष्कार के साथ ही सड़क परिवहन का संचालन शुरू हो गया। जबकि रेल परिवहन क्या है? रेल परिवहन का विकास भाप के इंजन के आविष्कार के बाद शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी के बाद। अब आप इसमें देख सकते हो दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल ईजी है ये। अब देखेंगे 16% कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को रचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का हम वर्णन कर लेते हैं कॉफी में। हाँ, तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा के नवीन स्रोत भी कहा जाता है, यानी इनके माध्यम से अब किया जाता है। यानी पहले क्या होता था कि ट्रेन चलती, ट्रेन कोयले के माध्यम से चलती थी, लेकिन आजकल क्या है कि ऊर्जा के माध्यम से, बिजली इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलती है। अब देखो नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो पहला प्रकार है नाभिकीय ऊर्जा। तो यह ऊर्जा मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम से खनिजों से प्राप्त होती है। अब यूरेनियम और थोरियम बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे परमाणु बम भी बनाए जाते हैं। यूरेनियम मुख्य रूप से झारखंड की सिंह भूमि तांबा पट्टी में व थोरियम केरल तट से प्राप्त होता है। यानी जो यूरेनियम है ये कहां से? झारखंड की सिंह भूमि से, जो तांबा पट्टी है, और थोरियम केरल तट से प्राप्त होता है। देश में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आ गया, 1948 में हुई। अतः प्रथम परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। यानी जो ये भी एक ऑब्जेक्टिव पर्सन बन सकता है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। अब देखो दूसरा जो ऊर्जा का स्रोत है अपरंपरागत यानी नवीन स्रोत। तो सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा से जो सोलर प्लेट्स होती है तो उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है, जिसका उपयोग पश्चिमी राजस्थान में लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया और एक हो गया गुजरात, पश्चिमी गुजरात। अब देखो इसके बाद है पवन ऊर्जा, ये नवीन स्रोत है। तो पवन की गति से टरबाइन द्वारा, यानी टरबाइन, पवन चक्की देखी होगी आपने, टरबाइन फिरता है और जो हवा चलती है तो इसके माध्यम से क्या बनती है? हवा बनती है। ऊर्जा कहलाते हैं। भारत में जो तटों के समीप यह लगना उपयोगी हो सकता है, यानी तटीय क्षेत्रों में क्या चलती है कि हवाएं चलती है, तो ये लगाना क्या हो सकता है? हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। अगली है ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा। तो महासागरीय धाराओं से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा कहा जाता है, परंतु इनका उपयोग अभी नहीं हुआ है, यानी वर्तमान में भी इसका उपयोग इतना विकसित नहीं है। यानी कि समुद्रों में क्या चलती है? जब धाराएं चलती है, महासागरीय जो तरंगी होती है, तो उनके माध्यम से क्या है? टरबाइन लगाकर, जो जलीय मोटर है उसको लगाकर क्या है? बिजली उत्पादन की जा सकती है। अब अगला है कि भूतापीय ऊर्जा। अब देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले गर्म लावा मैग्मा से जो ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है, ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हिमाचल का जो मणिकर्ण नामक स्थान है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर क्या है कि इसके माध्यम से यानी ताप ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो भूमि से जो लावा निकलता है उसके माध्यम से। अगला है कि जैव ऊर्जा, ये ऊर्जा की नवीन स्रोत है। घरेलू एवं औद्योगिक कचरे से प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। यानी घरेलू जो औद्योगिक कचरे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? जैव ऊर्जा कहलाती है। तो इस ऊर्जा को विद्युत व खाना पकाने वाली गैस पे परिवर्तित किया जाता है, तो इसे जैव ऊर्जा कहते हैं। अब आपका 17वां प्रश्न है कि दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो मेलबोर्न, मास्को, केपटाउन, वैंकूवर। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वैंकूवर हो गया, ये हो गया मास्को, और ये हो गया केपटाउन, और ये हो जाता है आपका मेलबोर्न।
अब देखें जो भारत के मानचित्र में क्या क्या दे रखा है कि ये भीलवाड़ा राजस्थान में हो गया, मथुरा यूपी में, बोकारो झारखंड में हो गया, और आपका कोची, ये कोची केरल में है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा, इसका दूसरा मॉडल पेपर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।